गुड मॉर्निंग। आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पहले हमने देखा था कि भागीदारी क्या है, फर्म क्या है, एजेंट के बारे में बात की थी और एजेंट के बारे में उसकी क्या ड्यूटी है, क्या लायबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो कार्य कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक सिद्धांत के बारे में, सेक्शन 28 के बारे में, होल्डिंग आउट यानी कि व्यवदेशन का सिद्धांत। व्यवदेशन का सिद्धांत क्या है, किस बेस पे आधारित है, पहले ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्यवदेशन का सिद्धांत एस्टोपल के सिद्धांत पे आधारित है, यानी कि विबंधन का सिद्धांत। विबंधन का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, यदि कोई बात आपने कह दी है तो उससे आप क्या हो सकते हैं, मुकर नहीं सकते, उससे आप पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया है, या तो शब्दों द्वारा या आचरण के द्वारा क्या कर दिया, आपने व्यवदेश कर दिया है और किसी व्यक्ति ने आप पे विश्वास करके वह कार्य कर लिया है तो आप क्या हो जाएंगे, ऑब्लाइज हो जाएंगे, उस कार्य के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप उस बात से पीछे हट नहीं सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा कार्य किसके द्वारा किया गया है, आपके ही द्वारा किया गया, क्योंकि आपने क्या किया, उस व्यक्ति को शब्दों के द्वारा, चाहे एक्सप्रेशन के द्वारा, चाहे इम्प्लाइडली, चाहे एक्सप्रेसली, उसको उस एक स्थिति क्या कर दिया, आपने एक पिक्चर क्रिएट कर दी है और उसने उस पिक्चर के द्वारा या जो भी विचार आपने व्यक्त किए हैं उसके द्वारा कोई भी एक्ट या ओमिशन कर लिया गया है तो बाद में वो उसे मूव ऑन नहीं कर सकता। यह कहलाता है विबंधन का सिद्धांत, एस्टोपल प्रिंसिपल। तो जो होल्डिंग आउट पढ़ेंगे अपन, ये भी क्या है, विबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। 28 में 2 क्लोज दिए हुए हैं, सेक्शन 28(1) और 2। तो पहला क्लोज क्या कहता है व्यवदेशन का, पहला क्लोज ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, अपन पार्टनरशिप है, पार्टनर अब देख चुके हैं कि 2 से अधिक व्यक्ति होने पर क्या बनती है, भागीदारी बनती है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है, पार्टनर है। अब कोई भी किसी एक व्यक्ति ने क्या कर लिया है, जो फर्म का भागीदार नहीं है, उसने क्या किया, शब्दों के द्वारा, मौखिक, लिखित, आचरण, अभिव्यक्ति, कैसे न कैसे इस प्रकार का क्रिएट किया है कि वह क्या लग रहा है कि फर्म का भागीदार है, लेकिन वह वास्तव में भागीदार नहीं है। लेकिन उसने आचरण ऐसा किया है कि उस जो थर्ड पार्टी है, तीसरा व्यक्ति है, उसको क्या लग रहा है कि ये फर्म का भागीदार है, एक पार्टनर है, और उस नाते उसने क्या कर दिया है, फर्म को क्रेडिट दे दिया है, यानी कि ऋण प्रदान कर दिया गया है। तो क्या किसके द्वारा, सिद्धांत कौन सा आ गया, विबंधन का सिद्धांत आ गया, क्योंकि विबंधन के सिद्धांत में क्या कर रहा है, आपकी विश्वास पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो 28 का क्लोज एक सेशन क्या कह रहा है, यही कहता है, यदि आप पढ़ोगे कि शब्दों के द्वारा, आचरण के द्वारा क्या कर रहा है, व्यवदेशन करता है। या मैं व्यक्ति हूँ, 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति बैठा है और मैं कह रही हूँ कि ये फर्म के भागीदार हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, इनकी ड्यूटी है, लायबिलिटी है, लेखा देखते हैं, बही देखते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है मैं उसके बारे में बोल रही हूँ और उसने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं किया या उस बात से डिनाई नहीं किया कि मैं फर्म का भागीदार नहीं हूँ। तो 2 स्थिति, एक तो मैं स्वयं कर रही हूँ कि मैं फर्म का भागीदार हूँ, इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रही हूँ या इस प्रकार के आचरण कर रही हूँ, किसी भी रूप से, चाहे अभिव्यक्त रूप से कर रही हूँ, चाहे विवक्षित रूप से कर रही हूँ, या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा मेरे बारे में कर रहा है और मैं उसको डिनाई नहीं कर रही। तो दोनों स्थिति हो गई। क्या हो गया कि जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, आचरण के द्वारा क्या करता है, व्यवदेशन करता है या जानकर व्यवदेशन किए जाने देता है। तो दूसरा मना भी नहीं कर रहा है आपके बारे में, वो कह रहा है, तो वो क्या हो गई, आपकी हाँ हो गई। यदि आपको लगता है कि वो कह रहा है कि फर्म के पार्टनर है तो मैं उस बात से मना भी कर सकती, लेकिन मैंने मना नहीं किया तो मैं भी क्या होगी, बराबर की उसमें भागीदार हो गए। क्या करता है कि वो फर्म में भागीदार है, फर्म के भागीदार के नाते ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति क्या हो जाएगा, फिर व्यक्ति लायबल हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के भरोसे क्या कर दिया, उस फर्म को क्या कर दिया गया है, क्रेडिट दे दिया गया है, ऋण दे दिया गया है। तो वह व्यक्ति जिसने ऐसा व्यवदेशन किया है, चाहे वह फर्म का भागीदार है या नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति क्या हो जाएगा, वह लायबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात से लिख दी। यदि आप पहला क्लोज जो, चाहे व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का व्यवदेशन किया हो या व्यवदेशन के ज्ञान रखता हो या नहीं, कि ऐसे व्यवदेशन के कारण उसने क्रेडिट दिया, उसने व्यवदेशन कर दिया, होल्डिंग आउट कर दी। एक प्रकार का जो अपन कहते हैं कि आभासी जो एक चीज़ है कि इसको दिखा दे, उसके कारण उसने कार्य किया, चाहे उसको ज्ञान हो या ना हो, लेकिन उसके कारण ये सारी स्थिति हुई है, तो क्या होगा, वह व्यक्ति दायी होगा। अब 28(2) की हम बात करने से पहले, ये तो 28(2) क्या कहता है, इस सिद्धांत के अपवाद है।
लेकिन हम पहले देखेंगे कि होल्डिंग आउट का सिद्धांत किन परिस्थितियों में लागू होगा। सबसे पहले बात आ रही है भागीदारी होने का व्यवदेशन के, वो क्या कर रहा है, वो भागीदार है। जैसा कि पहले क्लोज में हम पढ़ चुके हैं कि भागीदारी होने का व्यवदेशन करता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ और इस प्रकार से आपको क्या करता है, विश्वास दिलाता है, या दूसरा व्यक्ति विश्वास दिला रहा है उस पर, व्यवदेशन करके क्या कर रहा है, उसमें क्रेडिट दे रहा है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, जैसे जो बात मैंने कही कि क्या कर रहे हो, तो आप स्वयं कर रहे हो या दूसरा व्यक्ति भी क्या कर रहा है आपके बारे में ऐसा व्यवदेशन कर रहा है और आप डिनाई नहीं करते हो। इसको एक केस के द्वारा समझते हैं। करपुट बनाम चीमथ एंड स्मिथ कंपनी थी। इसके द्वारा क्या किया, चीथम व्यापारी था, उसने स्मिथ को क्या कर लिया गया, दोनों साथ में थे, एक व्यापारी था और एक उसने सेवक को नियुक्त किया। लेकिन अब क्या कर रहा है, व्यापारी सेवक ने क्या कर लिया, व्यापारी के नाम से एक कंपनी खोल ली, स्मिथ एंड कंपनी। अब स्मिथ एंड कंपनी खोल ली और इसको क्या है, जो चीथम है, जो स्मिथ को नॉलेज है इस बारे में कि चीथम ने मेरे नाम से स्मिथ एंड कंपनी खोली है, वो व्यापारी है, उसने इस बात का डिनाई नहीं किया और वो उसका व्यापार चल रहा था। अब यदि इस नाम के भरोसे किसी ने क्या कर दिया गया, फर्म को क्रेडिट दे दिया गया है, तो ये दोनों ही दायी होंगे। क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरे नाम का यूज़ कर रहा है और मैं उसको मना भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगी, इस होल्डिंग आउट के सिद्धांत के द्वारा उसके व्यक्ति के प्रति दायी हो जाऊँगी जिसने उसको प्रत्यय दिया है। तो इसमें क्या कहता है, नाम किसका ले रहा है, चीथम क्या कर रहा है, स्मिथ एंड कंपनी यूज़ कर रहा है, और स्मिथ को क्या होना चाहिए, इस बात का नॉलेज है कि मेरा नाम यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसमें फिर भी मना नहीं किया गया, तो फर्म के क्रेडिट दिया गया उसको। यदि फर्म अब क्या करेगी, जब फर्म को अपना क्रेडिट वापस नहीं मिलेगा तो वो वाद दायर करेगी, तो वो किसके प्रति वाद दायर करेगी, कौन लाइबल होगा, तो दोनों ही इसके लिए लाइबल होंगे। क्योंकि हम क्या करें, जो 28A क्लोज कह रहा है उसकी पुष्टि भी क्या हो रही है, इसके इस लॉ के द्वारा हो रही है। दूसरा जो आता है बरकत अली बनाम प्रस्मना। अब हो जाता है कि होल्डिंग आउट सिद्धांत का आप किस समय यूज करोगे, जब दायित्व का क्या करना है, आपको निर्धारण करना है कि व्यवदेशन का प्रभाव या परिणाम क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके आधार पर क्या होगा, दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन मैं बीच में बात बताना चाहूँगी कि इसमें जो फ्रॉड है, जो कपटपूर्णाशय हो या ना हो, ये कोई भी मायने नहीं रखता है। कोई भी जो वादी जब भी वाद दायर करेगा, तो जो दूसरी पार्टी है, जो फर्म के भागीदार हैं या जो होल्डिंग आउट वाले जो भी व्यक्ति हैं, तो वह ये नहीं कह सकते कि मेरा कपटपूर्ण का आशय नहीं था, मैं कोई फ्रॉड करना नहीं चाहता। ये किसी भी प्रकार से दायित्व से बचने का आधार नहीं हो सकता है। अब बात आती है टावर कैबिनेट कंपनी बनाम इनग्राम की। अब स्थिति क्या आ जाती है कि कोई भी पहले पार्टनर था, लेकिन अब वो क्या पार्टनर नहीं है, तब उसके बारे में क्या किया जाएगा कि दोनों के बारे में फर्म कारोबार चल रही है, तो दोनों व्यक्ति लायबल होंगे या नहीं होंगे। इस कंपनी में, इस वाद में कि फर्म में क्या थे, दो भागीदार थे, एक का नाम था किसमिस और एक इनग्राम। कुछ दिनों बाद क्या कर दिया, जो इनग्राम था उसने कंपनी को छोड़ दिया, लेकिन कंपनी का जो किसमिस है वो पुराने नाम से ही फर्म का व्यापार चलाता रहा, कारोबार चलाता रहा। जो टावर कैबिनेट कंपनी है उसने क्या किया, किसमिस और इनग्राम दोनों ही फर्म के भागीदार है, इस नाते उसने क्या कर दिया, माल बेच दिया जो पहले से वह करता आ रहा था। इनग्राम का नाम भी क्या था, भागीदार के रूप में छपा था, जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले साइन किया गया था। अब क्या कर लिया, इस कारण कंपनी ने क्या किया, इनग्राम को भी होल्डिंग आउट के सिद्धांत के आधार पर दोषी ठहराया गया कि यह क्या कर देगा, माल को देगा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो स्वयं को भागीदार के रूप में नहीं मान रहा है। क्या बात हो गई कि दो बंदे थे, फर्म में दो भागीदार है, किसमिस और इनग्राम। इनग्राम क्या हो गया, कंपनी से निकल गया, यानी कि उस समय वह नहीं था, लेकिन कारोबार चल रहा है, और टावर कैबिनेट कंपनी ने क्या कर दिया गया, माल भेज दिया है गया है, और जिसकी कीमत का भुगतान फर्म ने नहीं किया। कीमत का भुगतान नहीं करोगे तभी वाद दायर किया जाता है, तो भुगतान नहीं किया तो वो किसके ऊपर वाद चला है, किसमिस और इनग्राम कंपनी के मालिक थे उस समय, या इनग्राम जब कंपनी से निकल गया, उस फर्म से वो निवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, उस समय किस पर वाद चलाया जाए। तो इसके कारण कंपनी ने क्या किया, इनग्राम को भी व्यवदेशन का सिद्धांत, अपन क्या कर रहे हैं कि पहले से कोई बंदा था और सूचना नहीं दी है तो वह माना जाएगा। तो जो कंपनी थी उसने दोनों के ऊपर होल्डिंग आउट सिद्धांत का सहारा लेते हुए कहा कि इनग्राम को भी दायी ठहराया जाए।
क्योंकि इनग्राम का नाम भी उन कागजों में था जिस पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, परंतु फर्म छोड़ते समय उसने क्या किया, उसकी परमिशन के बिना उसको नष्ट नहीं किया गया था। तो व्यपदेश न्यायालय ने क्या कर दिया, इस तर्क को स्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इनग्राम को दायी ठहराने के लिए वादी द्वारा सिद्ध करना चाहिए कि उसने जानबूझकर क्या किया था कि अपना नाम उसमें शामिल किया, या ऐसा उसने व्यपदेशन किया कि मैं भी इस कंपनी में भागीदार हूँ, लेकिन उसने ऐसा किसी प्रकार व्यपदेशन नहीं किया। तो इस आधार पर क्या कर सकते हो, उसको दायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अपन 28(1) में क्या पढ़ा है कि कोई व्यक्ति स्वयं कर रहा है या उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, वो डिनाई नहीं कर रहा है। तो इनग्राम का तो इसमें कोई भी मीनिंग ही नहीं था, वह तो कंपनी से निकल चुका था, उसने सूचना नहीं दी, वह गलत बात थी, लेकिन इस सूचना के कारण उसको इस फर्म के क्रेडिट के लिए दायी नहीं बनाया जा सकता है। तो प्राधिकार नहीं दिया गया कि उसका भागीदार के रूप में व्यपदेशन करे। अब बात आती है सेकंड, पहले तो क्या हो गया भागीदारी होने का व्यपदेशन, सेकंड बात आती है कि फर्म को क्या दिया है, क्रेडिट दे दिया है। आपने विश्वास करवा लिया एक व्यक्ति को कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ, या जो 2 व्यक्ति पहले थे उसका भी आपने क्या कर लिया, होल्डिंग आउट के सिद्धांत पर उसको शामिल कर लिया गया। फर्म को क्या कर दिया कि क्रेडिट दे दिया गया, किस आधार पर, इन सब बातों के आधार पर कि किसी ने भागीदार होने का व्यपदेशन किया, उस आधार आपने किस आधार पर, उस आधार पर आपने उसको क्रेडिट दे दिया गया है, प्रत्यय दे दिया गया है। तो अब ये कौन साबित करेगा कि मैंने उस व्यक्ति के सिद्धांत के आधार पर, उस व्यक्ति के आचरण के द्वारा या उसके कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा मैंने क्रेडिट दिया फर्म को। तो यह साबित करने का भार किस पर जाएगा, वादी पर ही जाएगा। वादी न्यायालय में साबित करेगा कि इस फला फला जो भी व्यक्ति है, इसने मुझको ये बात कही थी कि मैं फर्म का भागीदार हूँ, आप मेरे को क्रेडिट दे दीजिए, मैं उसको चुकता कर दूंगा, या जो भी किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को एक माहौल क्रिएट करके दिया, तो उसके आधार पर किया। तो ये सिद्ध करने का भार वादी पर जाएगा कि मैंने इन बातों के आधार पर इनको क्रेडिट दिया गया था। तो ये साबित करने का भार किस पे आ जाएगा, जो व्यक्ति वाद चला रहा है। इसके स्वरूप आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को दायी नहीं ठहरा सकता है। अब बात आती है कि व्यपदेशन के सिद्धांत और निर्वर्त और निष्क्रिय भागीदार, यानी कि जो अब निकल चुका है उसमें से, उसका सदस्य नहीं है भागीदार का, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। जो सेक्शन 32(2) है वह क्या कहता है, भागीदार के निर्वृत्त यानी कि रिटायर होने की बात करता है। यदि कोई भी भागीदार रिटायर हो रहा है तो एक सामान्य नियम है कि उसे उसकी लोक सूचना देनी चाहिए। ठीक है, लोक सूचना देनी चाहिए, नहीं भी दी जाती है तो फर्म को दिए गए प्रत्यय के लिए वह दायी होगा। बशर्ते क्या है कि सामने वाला व्यक्ति ये मान रहा है कि वह भी फर्म में भागीदार है। 2 व्यक्ति फर्म में भागीदार हैं, अब मैं उस फर्म में से एक व्यक्ति हटना चाह रहे तो मेरे को क्या देनी है, इसकी पब्लिक एक नोटिस जारी करना है कि मैं फर्म में भागीदार नहीं हूँ। लेकिन मैंने क्या फर्म में इसकी लोक सूचना नहीं दी है, और जो तीसरा पार्टी है, जो भी व्यक्ति है, उसने फर्म को क्रेडिट कर दिया गया है। किस आधार पर, कि अभी भी वो 2 व्यक्ति हैं जो फर्म के भागीदार हैं। तब आपका क्या हो जाएगा, दायी माने जाओगे आप। यदि तीसरे व्यक्ति को कोई भी मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति फर्म में भागीदार है या नहीं, और उसने क्रेडिट दे दिया गया है, तो जो रिटायर हो गया व्यक्ति वो भी फ्री हो जाएगा। क्या कहता है, यदि किसी भागीदार के निवृत्त होने पर इस तथ्य की लोक सूचना दी जानी चाहिए कि यदि सूचना नहीं दी जाती है तो निवृत्त भागीदार निवृत्त होने के बाद भी फर्म को दिए गए प्रत्यय के लिए दायी होगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति ने प्रत्यय किस आधार पर दिया है कि वह व्यक्ति अभी भी फर्म में भागीदार है। लेकिन यदि कोई पर व्यक्ति दे रहा है, ये तो बात हो गई सिंपल, लेकिन कोई थर्ड व्यक्ति है, कोई थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, फर्म को क्या दे रहा है, प्रत्यय दे रहा है, तो जो भी रिटायर हुआ है, जो भी पार्टनर, वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। इसको हम केस के द्वारा ही पढ़ेंगे, स्कॉर्फ बनाम जॉर्डन। इसके अंतर्गत क्या है, एक सामान्य सा नियम है कि यदि आप थर्ड पार्टी को कोई भी क्या कर रहे हो, थर्ड पार्टी क्या दे रही है, कोई भी प्रत्यय दे रही है, कोई भी फर्म दे रही है व्यपदेशन के आधार पर, तो फर्म क्या करेगा, दोनों को दायी ठहराने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे मान लो ये स्कॉर्फ और जॉर्डन को मान लिया जाए ए और बी, ये 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब इस केस के अंतर्गत क्या हुआ था कि ये दोनों पहले पार्टनर थे, ये दोनों पार्टनर थे ए और बी। बी क्या हो गया, इस कंपनी में से रिटायर हो गया, बाहर आ गया, और इसके आधार पर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर सी हो गया। अब जो भी थर्ड पार्टी है उसने क्या मान के फर्म को क्रेडिट दिया कि अभी भी ए और बी वो ही दोनों क्या है, फर्म के पार्टनर है,
ठीक है। अब यदि क्रेडिट नहीं दिया जाता है तो जो भी तीसरा पर्सन मान लो आप जे है, तो अब तीसरा पर्सन किसके विरुद्ध फर्म के विरुद्ध वाद चलाएगा? यदि उसने पुरानी फर्म के आधार पर कि ये फर्म है और ये पार्टनर है के आधार पर क्रेडिट दिया गया है, तो उसका राइट क्या है कि वो पुरानी फर्म जो भी ए और बी हैं उनके पर वाद लाए, या जो नई फर्म यदि करना चाहता है तो ए और सी ए जो दो बंदे हैं उनके आधार पर वाद लाए। लेकिन जे को राइट क्या है कि वो दोनों में से किसी एक को ही ऑब्लाइज कर सकता है, ये नहीं कि वो दोनों के विरुद्ध ही वाद चला ले। एक के विरुद्ध वाद लाने का उसको अधिकार है। यदि एक के विरुद्ध वाद लाए और उसमें यदि उसको कोई भी क्रेडिट न मिले या वो उसमें उसका दावा स्वीकार न किया जाए, तो ये नहीं कि पहले उसने नई फर्म के विरुद्ध कर लिया अब वो पुरानी फर्म के विरुद्ध कर ले, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सी फर्म के विरुद्ध वाद लाना चाहता है अपने प्रत्यय के लिए। जब यदि उसने एक के पर वाद ला दिया, अब उसमें वो क्या हो गया, जीत नहीं पाया या उसके दावे को स्वीकार नहीं किया गया, तो बाद में ये नहीं है कि वह नई फर्म की विरुद्ध यानी कि ऑब्लाइज हो जाएगा, दोनों में से किसी एक की विरुद्ध वाद ला सकता है। यही बात क्या हुई थी स्कॉर बनाम जॉर्डन के केस में हुई थी। उसने पहले नई फर्म के विरुद्ध वाद ला दिया क्योंकि माल किसको दिया था, उसने नई फर्म को दिया था, और वो क्या माना कि मैंने तो इस आधार पर दिया था कि ए और बी अभी भी पार्टनर है, तो नई फर्म के विरुद्ध उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया। बाद में उसने ए और बी दोनों के विरुद्ध यानी कि पुरानी फर्म के विरुद्ध के आधार पर क्रेडिट दिया, तो उसको अस्वीकार कर दिया गया कि वो दोनों में से किसी एक के विरुद्ध ही ऑब्लाइज किसी को कर सकता है। यदि एक का दावा अस्वीकार हो गया तो वापस से दूसरी फर्म चाहे पुरानी हो या नई हो दोनों में से एक के विरुद्ध वाद लाएगा, तो इस बात का डिसीजन करने के लिए खुद ही ऑब्लाइज है। तो ये होगी थर्ड पार्टी के बारे में कि निर्णय देगा कि किससे वाद वसूल करना है, ये पहले से ही वह डिसाइड कर ले। यही बात जो सारा ये जो मैटर है वैसी केस में ये घटना घटित हुई थी। अब बात आती है व्यपदेशन सिद्धांत के अपवादों के बारे में। ये तो हम बात कर रहे थे कि होल्डिंग आउट का सिद्धांत किस पर लागू हो रहा है, कौन कौन व्यक्ति है जो भागीदार है उसके लिए लायबल होंगे और कौन नहीं होंगे। अब बात आती है अपवाद की कि यदि आप कोई शब्दों या आचरण के द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वास दिला देते हो फिर भी होल्डिंग आउट का सिद्धांत लागू नहीं होगा, उसको किसी भी प्रकार की कीमत नहीं देनी पड़ेगी। स्केच खराब हो गया, आप ऐसे सुन लीजिए। किसी भी प्रकार का सिद्धांत लागू नहीं होगा, ये देखेंगे हम अब अपवाद के रूप में, क्योंकि सामान्य सिद्धांत कोई भी हो अपवाद सब जगह रहते हैं। कोशिश कर रही हूँ मैं चल जाए तो। तो पहले अपवाद की हम बात करते हैं मृत भागीदार कि जो भी भागीदार हैं, पार्टनर की बात करते हैं, पार्टनर की क्या हो गई है, अब मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने पर भी उस पर होल्डिंग आउट का सिद्धांत लागू होगा क्या? नहीं लागू होगा, क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है। तो आप अपन क्या कर रहे हैं, होल्डिंग आउट क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, एक समा बांध रहे हैं शब्दों द्वारा, आचरण के द्वारा आप यह निर्देशित कर रहे हैं कि वह इस व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो, ऋण दे सकते हो इसके आधार पर फर्म को। अब कोई व्यक्ति है ही नहीं तो किसके आधार पर, किस पर आप होल्डिंग आउट का सिद्धांत अप्लाई करेंगे? तो पहली बात क्या होगी, भागीदार की यदि मृत्यु हो गई है और भागीदार की मृत्यु पर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया यानी विघटित भी हो गई है, तो इसके प्रति कोई यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है तो क्या हो जाएगा, संविदा नहीं है। और चाहे विघटन हो भी न हो, सामान्य तो क्या है कि भागीदार की मृत्यु हो गई, यदि दो ही पार्टनर थे और एक की मृत्यु हो गई तो भागीदारी फर्म क्या हो जाएगी, स्वतः विघटन हो जाएगी। लेकिन यदि दो से अधिक भागीदार है और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है कि एक भागीदार की मृत्यु पर फर्म का विघटन हो जाएगा, तो फर्म क्या रहेगी, मूव ऑन चलती रहेगी पुराने ही नाम से। उस व्यक्ति का फर्म नाम नहीं हटा या कारोबार का संचालन वैसे ही चल रहा है जैसे कि पहले चल रहा था। तो इस आधार पर उस फर्म के जो भी व्यक्ति है, पार्टनर है, उसके किसी विधिक प्रतिनिधि को या जो उसके वारिस है उसको किसी भी प्रकार से दायी नहीं बनाएगी। तो ये बात होगी, पहला अपवाद हो गया भागीदारी की
मृत्यु पर। सेकेंडली बात आ रही दिवालिया होने पर, डिसॉल्यूशन हो गया है, और जो धारा 34 है अपनी, 34 में क्या बताया गया कि दिवालिया न्याय निर्णित होने की स्थिति स्पष्ट की गई है। दिवालिया न्याय निर्णित किए जाने के दिन से ही क्या हो जाएगा, वह फर्म का भागीदार नहीं रहेगा। किस दिन से, जिस दिन उसको न्याय निर्णय कर दिया गया है कि यह व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है, तो उसी दिन से वह क्या हो जाएगा, पार्टनर नहीं रहेगा। तो जिस दिन न्याय निर्णय का आदेश हुआ वह भागीदार नहीं रहेगा, चाहे इसे फर्म का विघटन चाहे हुआ हो या न हुआ, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वह क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकार से दायी नहीं होगा फर्म के कार्यों के लिए। थर्ड बात आती है अपकृत्य की दशा में, टोट की दशा में यदि अपकृत्य कर दिया गया है, व्यपदेशन का सिद्धांत अपकृत्य के संबंध में लागू नहीं होता है। ये सीधी सी बात है, वहीं पर लागू होता है जहां किसी के भरोसे पर व्यक्ति ने फर्म को क्रेडिट दे दिया है। स्मिथ बनाम बेली है, उसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि भागीदार द्वारा कोई भी अपकृत्य के लिए उसको दायी नहीं ठहराया जा सकता। फिर बात आती है फोर्थ नंबर पर अवयश की, माइनर की, कि अवयश तो किसी कार्य के लिए दायी होता ही नहीं, तो व्यपदेशन का सिद्धांत पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर बात आती है किसी निष्क्रिय भागीदार की, यदि कि सुषुप्त भागीदार यानी कि स्लीपिंग पार्टनर है, एक तो एक एक्टिव पार्टनर है और उसके भरोसे किसी ने फर्म को ऋण दे दिया, तो अपन बात करें कि वो किसी न किसी स्थिति में दायी होता है, ऑब्लाइज होता है। लेकिन कोई पार्टनर तो, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट में तो है लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको इतना जानते नहीं कि उसके आधार पर किसी फर्म को परते दे दिए, यदि उसने ऐसा कोई कार्य किया गया है तो उस पर भी ये कहा कि ये भागीदार है, या उस समय ये कोई ऐसा कार्य किया है कि फर्म को क्रेडिट देना है, कोई वाद आया है, दायर किया गया है, तो स्लीपिंग पार्टनर को कोई भी इसमें मीन नहीं है, वह पूरी तरह से फ्री है, कोई प्रकार का लाइबल नहीं है। तो 5 अपन ने इसके अपवाद पढ़ ली कि किन मामलों में होल्डिंग आउट का सिद्धांत लागू नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल भागीदार की मृत्यु होने पर, सेकंड क्या हो गया, भागीदार क्या हो गया, दिवालिया हो गया है। थर्ड अपकृत्य के मामलों में लागू नहीं होगा। फोर्थ नंबर जो माइनर है उन पर लागू नहीं होता। फिफ्थ जो स्लीपिंग पार्टनर उन पर लागू नहीं होता। तो कुल मिलाकर एक 28 सेक्शन है, 1 और 2, जिसको मैंने अच्छी तरह देख लिया कि 28 क्या कहता है और 2 में उसके अपवाद बताए गए हैं। यानी किसी भी आचरण के द्वारा किसी को व्यपदेशित करते हो तो वह व्यक्ति लाइबल होगा। अगली क्लास में हम सेक्शन 30 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।